प्रशांत कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद सीएम योगी से मुलाकात कर आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी विजय कुमार। पहले स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे प्रशांत कुमार और अब उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी विजय कुमार और प्रशांत कुमार अब यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। डीजीपी बनने के बाद उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार। उनके बारे में जान लीजिए। मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। यूपी में सिंघम के नाम से फेमस हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार 300 से ज्यादा एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। 3 बार ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं। एक बार राष्ट्रपति के हाथों भी उनको सम्मान मिल चुका है। आईपीएस बनने से पहले एमएससी, एमफिल और एमबीए की पढ़ाई उन्होंने की है। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार। मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले अब उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की कमान संभालेंगे। यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं प्रशांत कुमार। इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद वो संभाल रहे थे। 3 बार ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, कार्यवाहक डीजी बनाए गए हैं प्रशांत कुमार और उनका प्रोफाइल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह 1990 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर हैं अब उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की कमान संभालेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रशांत कुमार योगी सरकार के भरोसेमंद अफसर हैं और वही भरोसेमंद अफसर पहली पसंद बन गया योगी सरकार का। एक रिकॉर्ड समय है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभाला है पूरे यूपी का। और जब भी सरकार संकट में फंसी है तो संकट मोचक की भूमिका में प्रशांत कुमार रहे हैं। मेरठ का एडीजी जोन रहते हुए जब सीए एनआरसी वाला बवाल चल रहा था तो उस दौरान मेरठ और उस जोन के मुजफ्फरनगर और जो तमाम शहर थे वहां पर जब कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो दंगाइयों से सीधा मोर्चा लेने में प्रशांत कुमार की भूमिका रही। उनकी तमाम जो एनकाउंटर पॉलिसी वहां पर अघोषित चल रही थी सरकार की, उसको उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनने के बाद जो लखीमपुर में कार से कुचल के 4 किसानों की मौत हुई थी, सरकार उसमें संकट में घिरी थी, उस दौरान उन्होंने अच्छा काम किया। चाहे अग्निवीर को लेकर के जो पूरे उत्तर प्रदेश में कई शहरों में बवाल चला था, उस दौरान प्रशांत कुमार ने अपनी भूमिका साबित की। और अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के अभी तक जो भी चल रहा है उसमें प्रशांत कुमार ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। लिहाजा वो हमेशा सरकार के भरोसेमंद बने रहे। करीब 3.5 साल से ज्यादा समय उन्होंने यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संभाला है और अब उनके पास 3 चार्ज हैं। वो डीजीपी भी रहेंगे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहेंगे और डीजी जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है ईओडब्ल्यू उसके भी डीजी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की है डीजीपी बनने के बाद, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि अपडेट के लिए। और ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वजू खाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई है और उसको लेकर दाखिल की गई है याचिका। और इस याचिका में कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस का निपटारा होने के लिए वजू खाने का भी सर्वे कराया जाना बेहद जरूरी है। एएसआई ने जिस तरह से विवादित परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण किया है उसी तरह उसे वजू खाने का भी सर्वे करना चाहिए। तो हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। वजू खाने का सर्वे कराए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है और उसे लेकर एक याचिका भी दायर की गई है। आज का दिन ज्ञानवापी मामले में एक अहम दिन है। हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष चाहता है कि वजू खाने का सर्वे कराया जाए, इसका भी एएसआई सर्वे हो। इससे पहले जिस एरिया का एएसआई ने सर्वे किया वहां से साक्ष्य और तथ्य मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के पूज्य स्थल से जुड़े हुए पाए गए हैं और इसीलिए अब हिंदू पक्ष चाहता है कि वजू खाने का भी एक सर्वे कराया जाना चाहिए। उसे लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। जी सर्वेश, इस याचिका में क्या क्या मांग की गई है और किस आधार पर अब ये मांग की जा रही है कि वजू खाने का भी सर्वे हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी हमारे पास जो है बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आई है कि इस मामले में सुनवाई हुई है और ज्ञानवापी परिसर में जो वजू खाने का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग को लेकर राखी सिंह याचिकाकर्ता ने जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इंतजामिया, मस्जिद कमेटी समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट ने माना है कि ये मुद्दा विचारणीय है, यानी कि जो कोर्ट के आदेश से ही तमाम अन्य एरिया का वहां पर सर्वे हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी और वो रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो चुकी है। और अब कोर्ट ने
इंतजामिया अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी समेत सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कहा है और इसको विचारणीय माना है। और इसके साथ ही साथ याचिका में वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की गई है, उस मांग को मंजूर कर लिया गया। यानी ये बड़ी खबर है कि अब जो है इसका भी सर्वे हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी समेत विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने इस मामले को, इस मुद्दे को विचारणीय माना है। यानी कि अब इस मामले में भी सुनवाई होगी और अभी अगली सुनवाई कब होगी ये तारीख नहीं तय हुई है, लेकिन जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुद्दे को विचारणीय मानते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्हें अपना पक्ष रखना होगा, इसके बाद कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन है। व्यास जी तहखाना मामले में जिला कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। दोपहर 2:30 बजे फैसला आ सकता है। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से वाद दाखिल किया गया था और इस याचिका में वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह से उन्हें वहां पर अब भी पूजा का अधिकार दिया जाए। बीते 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाने का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया गया था। मंगलवार को इस फैसले को रिजर्व रख लिया गया। व्यास जी तहखाने पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ज्ञानवापी व्यास जी केस, ये पूरा मामला जहां पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग की गई और उस पर आज अपना रुख कोर्ट स्पष्ट करेगा। ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाना मामले में आज फैसला। पूजा पाठ के हिंदू पक्ष ने इजाजत यहां पर मांगी है, मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा का विरोध किया है। कल कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस पूरी हो गई थी और आज फैसले का दिन है। कोर्ट आज अपना रुख स्पष्ट कर सकता है। और जो ऑर्डर हुआ इस पे फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए, न करवाया जाए। 1993 तक चलता था। तो ये फैसला आज, अब देखिए कोर्ट है, टाइमलाइन तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभवतः लंच के बाद वो ऑर्डर देंगे और इस पे फैसला आ जाएगा कि इसको पुनः जो है इसमें पूजा पाठ वगैरह शुरू हो या ना हो। इस पे आज फैसला है। आज के लिए कानपुर में व्यापारी को पीटने वाले दारोगा के खिलाफ उसी के थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 जनवरी को नौबस्ता थाने में तैनात दारोगा वीरेश यादव ने कारोबारी ऋतिक को थाने के ऊपर बने कमरे में बेल्ट और पट्टों से बुरी तरह पीटा था। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमित गंजू से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या आपको जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है? जी पूछे। जी, सवाल ये कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? गैर इरादतन हत्या की कोशिश का आरोप है इस पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर कमिश्नरेट के नौबस्ता थाना क्षेत्र का, जहां एक व्यापारी अपने किसी कार्य के सिलसिले में पुलिस थाने जाता है। उसके बाद पुलिस उसे दोबारा बुलाती है। उन पर दरोगा पर आरोप है कि उसे दरोगा ने थाने के ऊपर बने कक्ष में 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, उसके साथ मारपीट की और बर्बरता से उसकी पिटाई की, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। जब इसने मामला अपने व्यापारियों को बताया, पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद उसी थाने में उसी उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद से उप निरीक्षक फरार है। ऐसे में जब तक उप निरीक्षक के बयान नहीं होते तब तक ये फैक्ट्स पता नहीं चलेगा कि फैक्ट्स हुए का, पीटने की वजह क्या थी और कौन कौन से आरोपी उनके साथ, ऐसी तमाम चीजें हैं जिसे पर्दा उठना भी बाकी है। बिल्कुल, और ये अब तक कार्रवाई इस मामले में हुई है। बेल्ट और पट्टे से मारपीट की गई थी। 5 जनवरी को कारोबारी से मारपीट की गई थी दारोगा के खिलाफ। अब उसी के थाने में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में आदेश दिए हैं। नौबस्ता थाने का ये पूरा मामला है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अमित। और खबर लखनऊ से है, वो खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपात्रों को मुआवजा वितरण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने जांच रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक मुआवजे घोटाले की रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। शासन को सौंपी गई ये रिपोर्ट न्यायालय में भी पेश की गई। सूत्रों के मुताबिक नोएडा के कई और गांव गलत तरीके से मुआवजा बांटा गया। 100 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा घोटाला होने की आशंका है।
नोएडा अथॉरिटी ने अपात्रों को मुआवजा घोटाले मामले में अब अपनी एसआईटी से गठित जो रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी है। 200 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इसमें बताया जा रहा है कि कई अधिकारी और कर्मचारियों के नाम भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर एसआईटी गठित हुई थी, उसने तफ्तीश करने के बाद तमाम 2019 से लेकर 2023 तक की तमाम मुआवजे की फाइलों को खंगाला था और अब अपनी 200 पन्ने की रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। साथ ही न्यायालय में भी ये रिपोर्ट पेश की गई है। आपको बता दें, गेझा गांव के 11 मामलों से ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि यह घोटाला न सिर्फ 11 प्रकरणों तक सीमित है, लिहाजा इसकी जांच विस्तार में की जाए और 2009 से लेकर 2023 तक के पूरे प्रकरणों में इसकी जांच की गई है। 200 पन्नों की रिपोर्ट फाइल भेज दी गई है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह मुआवजा घोटाला बताया जा रहा है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कई अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बढ़ते हैं आगे। बागपत में 2 बच्चों की मां ने पति पर 3 तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया और आरोप ये कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने 3 तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल दिया। मामला बड़ौद क्षेत्र के कस्बे का है। पीड़िता के दोनों बच्चों को भी आरोपी ने अपने पास रख लिया। आरोपी पति यूट्यूब चैनल में काम करता है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोदी जी, योगी जी, मैं तुमसे ये गुहार लगा रही हूँ कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक देकर घर से निकाल दी मारपीट करके, और मुझे इंसाफ चाहिए। शाहजहांपुर पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से कार, 2 तमंचे, कारतूस, चाकू बरामद किए हैं और बदमाश के ऊपर कई केस भी पहले से दर्ज हैं। कलाल के लखनपुर से पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी पन्नू के स्लीपर सेल से जुड़े होने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जसविंदर सिंह लकी है। वो सिख फॉर जस्टिस संगठन से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक उसने संगठन के कहने पर दिल्ली की तमाम जगहों पर देश विरोधी नारे लिखे और चित्र बनाए। दिल्ली के उत्तम नगर, तिलक नगर और निहाल विहार में खालिस्तानी आतंकी पन्नू के कहने पर दीवारों और स्कूलों में खालिस्तान के समर्थन में और भारत विरोधी नारे लिखे गए। हाल ही में तिलक नगर सर्विस रोड पर पाक की निचली दीवार पर ब्लैक पेंट से 26 जनवरी को ग्राफिटी लिखी हुई थी। खबर लखनऊ से है। सी मैप द्वारा आयोजित किसान मेला एक सीएम योगी ने आज शुभारंभ किया है। देश के अलग अलग राज्यों से किसान लखनऊ पहुंचे हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी सरकार में किसानों की आमदनी बढ़ रही है। सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खुशहाल तो सब खुशहाल। पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। मेरा यह मानना है किसान अगर खुशहाल होगा प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं।
ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूह को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।